जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। सीएम धामी को यूसीसी ड्राफ्ट सौंपा गया। समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा है। 9 नवंबर को यूसीसी लागू किया जा सकता है। 7 फरवरी को विधानसभा से पारित किया गया था और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने मिथक तोड़ने का काम किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली का ड्राफ्ट रूल्स मेकिंग इन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने सीएम धामी को ये सौंप दिया है। उत्तराखंड सरकार अब नियमावली के ड्राफ्ट का न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराएगी और इसके बाद सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है। दरअसल साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो वो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लेकर आएंगे। 2022 के विधानसभा में जनता ने बीजेपी को जिताया और पुष्कर सिंह धामी दोबारा से प्रदेश के मुखिया बने। तो अब यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारियां हैं, वो हो चुकी हैं। 9 नवंबर को यूसीसी लागू किया जा सकता है। यही वो दिन है, 9 नवंबर, यही वो तारीख है जिस दिन राज्य की स्थापना की गई थी और इसी दिन देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। सीएम धामी को इसे लेकर के ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है। यूसीसी का ड्राफ्ट अब सीएम धामी के पास है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू किया जा सकता है। समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। जो लोग देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ाते रहे, क्षेत्र की और धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये जो एक्ट है बहुत आसानी से सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को टारगेट करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरह से पूरी तैयारियां यूसीसी को लेकर की जा रही थी और अब 9 नवंबर तारीख भी बेहद करीब आ चुकी है राज्य के स्थापना दिवस की और इसी दिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूसीसी पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा और ऐसे में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड ये पहला राज्य भी होगा। किस तरह की पूरी तैयारी और ड्राफ्ट भी सीएम को सौंपे जा चुके हैं? देखिए गरिमा, जिस तरह से सरकार की मंशा थी कि सरकार ने ये कहा था कि 2022 माफ कीजिएगा 2022 में 2024 में ये पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार की थी कि बहुत जल्द यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जा सके। इसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही थी, जिसके लिए एक विशेष समिति का यहाँ गठन किया गया और समिति ने अब जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप दिया है और इसको पूरी सहमति मिल चुकी है। अब ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार इसे 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन इसे प्रदेश में लागू कर सकती है। लेकिन ये पहला राज्य होगा देश का कि जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा और इस समय पूरे देश भर की नजर जो है वो उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उन्होंने यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जो नियमावली है, वो का अध्ययन करने के लिए अपने आप पे लिया है और उसका अध्ययन आज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट में ये सहमति बनेगी कि कब इसको यहाँ पर अमलजामा पहनाया जाए। यानी कि साफ साफ है कि कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो सूत्रों के हवाले से ये भी नजर आ रहा था कि कहीं न कहीं जो सरकार इसे 9 नवंबर को
पेश कर सकती है, यानी कि राज्य में लागू किया जा सकता है 9 नवंबर को यूसीसी। तो आप सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई है और लगातार लोग भी और अन्य राज्यों के लोग भी उनकी नज़रें जो उत्तराखंड पर हैं, इस बात को लेकर के कि पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, जहाँ यूसीसी लागू होगा। इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ें, 4 महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उस पर विशेष फ़ोकस रखा गया है। अगर हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, तो उसमें जो शादी और जो तलाक है, उसको भी यहाँ पर उसको समान किया गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी इस पे बड़े कानून बनाए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें, तो कहीं न कहीं सरकार ये चाहती है कि अब राज्य में किसी तरह की कोई अप्रिय घटनाएँ ना हों और बहुत अच्छे तरीके से लोग रह सकें। सभी चीज़ों को लेकर के इसको अध्ययन किया जा रहा है। और जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी धर्म को, किसी वर्ग को टारगेट करने हम्म। के लिए यूसीसी हम्म। बिल नहीं लेके आ रहे हैं, बल्कि समान नागरिक संहिता जो है, वो समान यहाँ पर जो कानून हो और लो सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसके लिए बिल लाया जा रहा है। हरीश, जिस तरह से अब देखा जाएगा कि देवभूमि का विकास इसे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं माना जाएगा एक स्टेप और ज्यादा विकसित उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू होने के बाद से। एक बार घोषणा होने के बाद अब कानून बनने तक का सफर, कानून लागू होने तक का सफर किस तरह से उत्तराखंड में था, इसका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए करीमा, जिस तरह से हम बात करें, तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत हैं, क्योंकि यहाँ हम्म। पर पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है और कई ऐसी जातियां यहाँ पर रहती हैं जिनके अपने अपने नियम और कानून होते हैं। जो लोग अपने हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, अपने हिसाब से वो लोग यहाँ पर शादियां करते हैं और उनकी जो दिनचर्या है वो भी उनके अपने हिसाब से होती है। लेकिन अब यूसीसी का मेन उद्देश्य होगा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सबके लिए एक जैसा कानून लाना। हालाँकि सबसे ज़्यादा महिलाओं की अगर बात करें, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ अगर हम किसी वर्ग की बात करें, तो जहाँ पर जो 3 तलाक का जो मामला है या फिर तलाक का है, तो सभी चीज़ों को लेकर के। और दूसरी तरफ अगर हम देहरादून की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, जहाँ पर लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं ये एक नज़ीर होगी। और जिस तरह से सरकार की मंशा थी कि सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है, सबके लिए एक जैसा समान जो कानून होगा वो बना जाए, तो इसको इसको कहीं न कहीं अब अध्ययन किया जा रहा है। आज इसकी जो बुक है वो सरकार के पास पहुँची है, मुख्यमंत्री सहित जो तमाम जो सचिव हैं उन वो आज इसका अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद इसे एक यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने जाएगी और जब कैबिनेट में इसे हम्म। संस्तुति मिलेगी और ये 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन धरातल पर उतरेगा और यूसीसी प्रदेश में लागू किया जा सकता है। जी। ठीक है हरीश, आपसे भी आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड ने अपने 24 सालों के विकास यात्रा में आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। राज्य का जीएसडीपी 24 गुना इजाफा हुआ है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना इजाफा हुआ। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। साल 2000 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जबकि 2023-24 में ये बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जीएसडीपी में ये वृद्धि राज्य की समृद्धि को दर्शाती है। ये न केवल आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य की समग्र प्रगति का प्रमाण भी है। राज्य की अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ता आकार और स्थिरता के संकेत दे रही है, जिससे आने वाले सालों में और भी अधिक विकास की संभावनाएं हैं। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतरीन होती जा रही है। पहले की अगर बात करें और अब की तुलना करें तो काफी कुछ बेहतर हुआ है। आगामी 5 सालों में राज्य के जीएसडीपी का 2 गुना करने का ये जो लक्ष्य था वो भी पूरा हुआ है। 24 साल में 24 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। तो दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर उत्तराखंड की जनता ने भरोसा दिखाया था और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के विकास में लगातार नित नए आयाम रचने की जो पूरी कोशिश है, जो पूरी कवायद है, वो की जाएगी। पर्यटन से आने वाली आय में लगातार इजाफा हो रहा है। ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में छलांग की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी में भी इजाफा, प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बेहतरीन लगातार अर्थव्यवस्था, विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में भी 20 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है उत्तराखंड में। आगामी 5 सालों की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य की जीएसडीपी को 2 गुना करने का जो लक्ष्य था वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया है।
पर्यटन से होने वाली आय में लगातार इजाफा हो रहा है। तो उत्तराखंड पर्यटक राज्य माना जाता है, पर्यटन राज्य माना जाता है। पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में भी 20 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। आगामी 5 सालों में राज्य के जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य जो रखा गया था वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना बढ़ गया है। पर्यटन से होने वाली आय में भी लगातार इजाफा, तो बेहतरीन लगातार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था होती हुई नजर आ रही है। पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 37% से बढ़कर 43.7% हुई। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मदरसा बोर्ड ने नई पहल की है और इसके तहत अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकृत लगभग सभी मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में गूंजेंगे श्लोक, मंत्र से मंत्र मुग्ध होंगे मदरसे, उर्दू के साथ संस्कृत की पढ़ाई। देश में बदलाव की बयार चल रही है। देवभूमि में डबल इंजन की सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। लगातार तरक्की के लिए धामी सरकार नए नए काम कर रही है, फिर वो चाहे बुनियादी ढांचा हो या फिर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा हो। धामी सरकार के राज में एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा जगत में एक ऐसा फैसला जो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। एक ऐसा फैसला जो नई क्रांति लिखेगा, मदरसों की नई इबारत लिखेगा। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दी है। मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कासमी ने कहा कि मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर के तौर पर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में बदलाव की हवा, मदरसों का दिखेगा नया रूप। संस्कृत विभाग से हो चुकी है चर्चा, मदरसों में होगी संस्कृत की पढ़ाई। मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग से चर्चा, जल्द ही होगा एमओयू। रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत का अध्ययन, अरबी के साथ संस्कृत का अध्ययन। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली नई पीढ़ी को उर्दू के साथ संस्कृत और अरबी जैसी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। कासमी ने कहा कि इससे नौजवान बच्चे दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, योग सभी धर्मों को जोड़ता है, इस तरह से भाषाएं भी सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर सकती हैं। मदरसों में संस्कृत की शिक्षा, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की बड़ी पहल। बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे। औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार। संस्कृत शिक्षा विभाग से हुई बात, जल्द ही किया जाएगा एमओयू। पहले चरण में आधुनिक मदरसों की संस्कृत की पढ़ाई। उत्तराखंड में 416 से ज्यादा मदरसे हैं। कासमी ने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं, यदि मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी, तो इससे बेहतर क्या होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी फैसला लिया था कि वो बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देगा, संस्कृत पढ़ाएगा। मदरसों में पहले से ही NCERT पाठ्यक्रम को अपनाया गया है और इसके पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। इस पहल से राज्य के मदरसों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर अवसर बनेगा और उनके शैक्षिक विकास में काफी योगदान देगा।
इसके अलावा मदरसों में धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरिद्वार में आग से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और क्षेत्रीय विधायक अनुपम रावत हरिद्वार पहुंचे। हरीश रावत और अनुपम रावत ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके हालातों का जायजा भी लिया। साथ ही पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाते हुए राशन किट, बर्तन और कंबल भी वितरित किए गए। आगजनी से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान कर नेताओं ने उनके दर्द को बांटने का प्रयास किया। साथ ही राज्य सरकार से भी आगे की मदद की उम्मीद जताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार के चंडीघाट पुल के नीचे स्थित बस्ती में हाल ही में लगी भीषण आग से करीब 17 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। हो गया भैया, हो गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद उत्तराखंड की राजनीति तेज हो चुकी है। हालांकि उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों को ऐलान नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। केदारनाथ में हार तय कर देख अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के मामले में बीजेपी हमेशा एक्सपर्ट रही है। जब जब बीजेपी को सामने हार नजर आती है, वो इसी तरह के प्रपंच करने का नाटक कर देती है। आपको ये भी बता दें कि नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के उसमें होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता है, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जनपद की 5 बड़ी जमीन रजिस्ट्रियों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी वास्तविकता स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी भी पकड़ी गई, जहां रजिस्ट्री के आवेदन में 30 पेड़ दर्ज थे, लेकिन मौके पर 62 पेड़ पाए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी राजस्व को किसी भी तरह का नुकसान न हो। उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्री में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। में रजिस्ट्री होती है, उसमें से जो 5 सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है जिलाधिकारी को देखनी होती है। तो इसी के क्रम में मैं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में रजिस्ट्री चेक करने के लिए गया हुआ था कि मौके की क्या स्थिति है और अभिलेखों में क्या स्थिति है। तो उसमें 2 रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है कि पेड़ों की संख्या कम थी, एक में चेक रोड नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो स्टाम्प दिया है वो स्टाम्प मार्केट रेट पे दिया हुआ है, और वहाँ का मार्केट रेट वहाँ के सर्किट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल है। तो इसलिए उन पर स्टाम्प की देता तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कुछ तथ्य उसमें छुपाए जरूर गए हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। जो अगला रिवीजन होगा उसमें देखेंगे कि जो वास्तविक मार्केट वैल्यू जा रही है उसके आसपास ही सर्किट रेट को रखा है। रजिस्ट्री जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने हरिद्वार रोडवेज का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के अचानक रोडवेज स्टेशन पहुंचने पर परिवहन विभाग में हलचल भी मच गई। जिलाधिकारी ने रोडवेज स्टैंड के प्रतीक्षालय, शौचालय, खड़ी हुई यात्री बसों रहित पूरे परिसर का गहनता से निरीक्षण किया। परिसर में गंदगी मिलने पर उन्होंने ARM को लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि रोडवेज परिसर में गंदगी, हाईटेक शौचालय की बदहाली, ये देखते हुए यात्री हरिद्वार से जाएंगे तो उत्तराखंड की तस्वीर उनके जहन में जो आएगी, इस पर बिना विचार की ये व्यवस्था काफी चिंतनीय है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की आज 99वीं जयंती है। उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे नारायण दत्त तिवारी यानी कि एनडी तिवारी के जीवन का सफर तमाम उतार चढ़ाव से भरा रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। आपको ये भी बता दें कि एनडी तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बलूती गांव में हुआ था। उनका राजनीतिक सफर क्या है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। एनडी तिवारी ने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री वो बने। साल 1976, 1985 और 1988 में यूपी के सीएम के रूप में उन्होंने सेवा की। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद वो 2002 से लेकर 2007 तक सीएम रहे। चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। राजीव गांधी कैबिनेट में विदेश मंत्री भी रहे। राज्यसभा सांसद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से लेकर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे, मतलब उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने 2 प्रदेशों का जो मुख्यमंत्री काल संभाला और केंद्र सरकार में भी वो विभिन्न जो है मंत्रालयों में उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रथा नहीं छोड़ी है। इसलिए लोग आज भी उनको बड़े उससे याद करते हैं। आज हम लोगों ने पंडित जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन और उनकी जयंती दोनों एक साथ मनाई। मैं तो भाई देखिए, बिंदु खत्ता की वसासत में यहाँ के लोगों को बसाने में तिवारी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर तिवारी जी नहीं होते उस समय तो ये बिंदु खत्ता कब के उजड़ चुका होता। हम लोग जो है सभी लोग जितने भी कांग्रेस जन है सच्चे मन से तिवारी जी को जो हम आज भी याद करते हैं। तिवारी जी एक इस बिंदु खत्ता ही नहीं, उत्तराखंड ही देश के एक महान नेता थे, महान विकास थे, जिन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तर प्रदेश को, भारत को विकास की गति दी और यहाँ पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और दूसरा, यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी शेड्यूल बसे, आज जितने भी लोग यहाँ पर, ये चाहे पेपर मिल हो या रुद्रपुर में जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं या सितारगंज में लगे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, जहाँ भी लगे हुए हैं, सब उन्हीं की देन है। आज लोगों को तमाम रोजगार मिला हुआ है। हमने जो भी काम करे विकास की ने संज्ञा दी थी और विकास के नाते तिवारी जी का बड़ा अभाव आज रहता है। आज जब तक नारायण दत्त तिवारी जी थे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था। उनके उससे यहाँ पर कांग्रेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुई और सरकारें बनी। आज उनका अभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो विकास को देखते हुए यहाँ पर काम करे। आज सब लोग यहाँ बिंदु खत्ता नहीं, पूरी नैनीताल जिला प्रदेश हमारा सोना सा लगता है कि उनकी कमी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि और उनकी जन्म तिथि पर हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम चाहते हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी जैसा हमारा महापुरुष हमको मिले। और ये सबसे दिग्गज और महान राजनीतिक थे और वो एक समाजवादी भी थे। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये उनको आता था और इस कार्य को उन्होंने बखूबी किया भी है। उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम उद्योग धंधे खोले, शेड्यूल खोला। बिंदु खत्ता जैसा इतना बड़ा गांव, ये सब एनडी तिवारी की देन है। उनको पता था कि पहाड़ के लोग बड़े मुफलिसी में रहते हैं, गाड़ के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है, भूस्खलन, तमाम जबी आपदाओं से लेके उन्होंने यहाँ पर लोगों को सहयोग भी किया है। और इस बिंदु खत्ते को आज जो आधुनिक बिंदु खत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे नारायण दत्त तिवारी जी की देन है। और वो सचमुच में एक विकास पुरुष थे और वो पढ़े लिखे थे, बहुत दूरदर्शी थे। हमारे आज के नेता उतना समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर तक यहाँ के लोगों के बारे में भली भांति जानते थे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।